जब वी मेट जैसा मिलने का जादू, रॉकस्टार जैसा इश्क का जुनून, तमाशा जैसी खुद को तलाशने की चाह और लव आजकल की तरह बदलते दौर में प्यार के नए सवाल। जब ये सारे एहसास एक कहानी में साथ आ जाएं तो बनती है मैं वापस आऊँगा, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, बिछड़ने का दर्द है, पार्टीशन की कसक है, सरहद की मजबूरियां हैं और आज की पीढ़ी के रिश्तों का उलझाव है। क्या छूट गया है जिसे वापस पाना है? इसी सवाल का जवाब लेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान से। इम्तियाज़ अली और वेदांग रैना, आप दोनों का एनडीटीवी स्टूडियोज़ में स्वागत है। इम्तियाज़, हम फिर मिल रहे हैं लेकिन एक नई फिल्म के साथ। मैं वापस आऊँगा में दो थ्रेड्स हैं जब मैंने फिल्म देखी, जो स्क्रीनिंग हुई है। एक थ्रेड लव स्टोरी की है, दूसरा थ्रेड पार्टीशन का है जी। आपको क्यों लगा ये दोनों थ्रेड को आपको इंटरट्वाइन करना है और एक नई फिल्म बनानी? जब मैं चमकीला की शूटिंग कर रहा था पंजाब में, तो मैं ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा था और उनकी कहानियों में मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया। जा कर के दूर दराज इलाकों में भी जा कर के उनसे मिलना शुरू किया मैंने, और वो लोग बहुत आसानी से दिल्ली या पंजाब में आपको दिखते हैं। जब उनकी कहानियाँ मैंने सुनी तो उसमें पार्टीशन की बातें ज़रूर थी, उसमें दुख दर्द की भी कुछ बातें थी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उनको प्यार हुआ करता था या प्यार अभी भी है। किसी ने मेंशन किया कि मेरी एक गुड़िया छूट गई थी, और जब आज 78 इयर्स हो गए पार्टीशन को, वो उस गुड़िया को याद कर रही हैं कि वो गुड़िया मेरे साथ नहीं आ सकी, वो ताक पे रखी थी, मेरी छूट गई। कोई याद कर रहा है कि मेरा पेड़ था वहाँ, बड़ा खूबसूरत था। मेरे एक पिताजी के एक दोस्त हैं, उन्होंने रावी के किनारे पर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की थी जो मेरे बाबूजी की दुकान में आया करती थी, मैं उसे देखने आता था। एक लड़का था जो गली से गुजरता था, मुझे मालूम था वो मेरे लिए आ रहा है। दे वर टॉकिंग अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड लॉन्गिंग। अब मुझे लगा कि शायद ये जो एक नैरेटिव है ना, ये आया नहीं है कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनकी जो दिल की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने उनको अभी तक इतनी दूर तक लाया है। They have been able to overcome the disaster of partition because of the love in their hearts. These two threads are actually intertwined. Therefore, I felt that this story must be made. And there were so many stories that I found. पर 1947 का जो दर्द है, जो छूट जाने का दर्द है, जो बिछड़ने का दर्द है, वो एक तरफ। आप तो लव स्टोरीज़ के रिलेशनशिप्स के मास्टर हैं, तो वो दर्द जब आपको रिफ्लेक्ट करना था एक लव स्टोरी के इर्द गिर्द, वो चैलेंजिंग था या फिर आसान था? लव स्टोरी वो एक्चुअली वही माध्यम था। ये जो लव स्टोरी है ना, यही माध्यम है एक अपने मुल्क, अपने घर की लॉन्गिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। यू नो, आई फेल्ट दैट प्यार तो प्यार होता है। वो प्यार एक घर के लिए भी हो सकता है जो छूट गया, वो उस दोस्त के लिए हो सकता है जो छूट गया, या उस प्रेमिका के लिए हो सकता है जो छूट गया। वापस जाने की इच्छा सारी चीज़ों के लिए होती है, हम सबके अंदर है, बट उन लोगों के अंदर ख़ास है जिन्होंने पार्टीशन में अपना घर फोर्सफुली खोया था, अपना परिवार फोर्सफुली खोया था। तो ये मोहब्बत है, और ये मोहब्बत आपको वो स्ट्रेंथ देती है कि आप किसी भी ट्रेजेडी से गुजर सको। वेदांग, आप आर्चीज़, जिगरा एंड नाउ दिस, आप पार्टीशन 3 जनरेशन ने देखा है, आप शायद उस तीसरे या चौथे जनरेशन के हैं। एक जनरेशन जिसे नसीर साहब ने प्ले किया है, जो खुद विक्टिम थे, खुद गुजरे उस दर्द से। दूसरा जनरेशन जो उनके बेटों ने प्ले किया, जो उसे देखता रहा लेकिन आके अपनी ज़िंदगी उसने बनाई और नाराज़ रहा, लेकिन जो कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन वो आगे बढ़ गए। तीसरा जनरेशन जो दिलजीत दोसांझ का है, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपके उसके ग्रैंडसन का जो, तो उसमें जो कैरेक्टर है वो पार्टीशन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो अपने ग्रैंडफादर के ज़रिए उस पार्टीशन के दर्द को महसूस कर रहा है, छूट जाने के दर्द को महसूस कर रहा है। आप एज दिस जनरेशन एक्टर, पार्टीशन के बारे में आपने क्या सीखा इस फिल्म के ज़रिए? एक्चुअली जो फिल्म में दिलजीत पाजी की जनरेशन दिखा रहे हैं, वो मेरी असलियत में वो मैं हूँ। तो हम जो हमारी जनरेशन है, कहते हैं कि
इट विल बी द लास्ट जनरेशन जिस पे पार्टीशन का हैंगओवर होगा, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है हमारे इतिहास में, लेकिन अभी वो बस कहानी रह गई है। जैसे मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी पंडित, तो मैं भी बस कहानियाँ ही सुनता हूँ हमारी जो भी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग टू एक्सपीरियंस। जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया, जब मैंने किरदार प्ले किया फिल्म में, तो जैसी रिसर्च लगी, जैसे मैं पार्टीशन म्यूज़ियम गया था अमृतसर में, तो मैंने बहुत ही डिफरेंट नज़रिए से देखा इस पूरे इवेंट को, और जिस तरह से मैं अफेक्ट हुआ, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट हेल्प मी विद माई कैरेक्टर ऑल्सो। लेकिन जो इग्नोरेंस मेरी इस जनरेशन की है, इग्नोरेंस नहीं कहूँगा, लेकिन जस्ट लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि अब 3 जनरेशन्स हो गई हैं, वो भी मेरे कैरेक्टर के लिए वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ कीनू, उससे पता है कि कुछ ख़राब हो रहा है उसके आसपास, लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो उसका प्यार है। और वो उसी एज में, 19-20 साल की एज में, जब ये सब चीज़ें हमें नहीं मैटर करती हैं या कम मैटर करती हैं, जो पॉलिटिकली आपके आसपास हो रहा है, जो सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हो रही है आपके आसपास, आप सोचते हो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जो जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हो तो आप वही चीज़ें याद रखते हो। तो आई थिंक माई कैरेक्टर उस एस्पेक्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है जो इनकी स्टोरी में है। और वेदांग, आपने कहा कि आपकी जो एज ग्रुप है उसका किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में, आप तो उनके दादाजी बने हैं। तो ये बताइए कि जो लव स्टोरी इम्तियाज़ कहते हैं, जो बिछड़ जाने की लव स्टोरी, जो छूट जाने की कहानी, वो आज आपके जनरेशन में समझ में आएगी? क्योंकि आज तो ऐप्स का ज़माना है, सिचुएशनशिप का ज़माना है, जैसा कि इम्तियाज़ लगातार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं कि वक्त नहीं रहता लोगों को, इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाता है, यू डोंट हैव टू परस्यू टू मैनी पीपल लाइक फॉर टू लॉन्ग अ टाइम। तो ये वाली कहानी समझ में आएगी आपके जनरेशन? एक तो ये एक डीपर कॉन्वर्सेशन है जहाँ मुझे लगता है कि हमें हर कहानी से रिलेट एनीवे नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिलेट टू एवरी स्टोरी, क्योंकि कोई स्टोरीज आप देखते हो एंड यू एस्पायर ऑल्सो एंड यू वांट दैट ऑल्सो इन योर लाइफ, जो मैं इस कहानी के लिए फील करता हूँ। जैसे मुझे भी वैसा प्यार चाहिए, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और हमारे जनरेशन में ये फीलिंग आई थिंक मोर देन बिफोर होगी, क्योंकि हम ऐप्स के ज़माने में, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के ज़माने में, तो हम ऐसी लव स्टोरी को देखेंगे और शायद सोचेंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। और वो फीलिंग मुझे लगता है सबके अंदर है, क्योंकि अगर आप देखोगे और आप लोगों से बात करोगे, अब मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से यही फील होता है कि लोग चाहते वो हैं, अंदर पीपल आर डाइंग फॉर द जनरेशन ऑफ फॉर दैट लव स्टोरी ऑफ जब चिट्ठियाँ लिखते थे और जब आँखों में ही सब चीज़ें हो जाती थी। So I think we are chasing that somewhere. I feel like that, and I can speak for my generation कि हम वो चेज़ कर रहे हैं। तो I think चेज़ कर रहे हैं, इम्तियाज़ चेज़ कर रहा है ये जनरेशन उस तरह की कहानियाँ, आपकी कहानियाँ वो बयां करती हैं, और आप कहते हैं आप जो ज़िंदगी में आपने देखा आप उसी को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मूवीज़ में, पर उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की मोहब्बत है अभी ज़िंदा आज? मुझे लगता है कि इस जनरेशन की त्रासदी ये है कि इनको मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है, जिसको हम मंजिल माना करते थे वो इनको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो भटकने का जो सफ़र है वो मंजिल के मिलने के बाद शुरू होता है। अब तो लगता है कि अब तो मिल गई, नाउ आई हैव हर और हैव हिम एंड वी आर टुगेदर, अब तो आसान होना चाहिए, बेड ऑफ रोजेस होना चाहिए। एक्चुअली इनका लॉस्ट होना वहाँ से शुरू होता है। आई फील दैट दिस जनरेशन इज़ मोर लोनली देन माई जनरेशन और एनी जनरेशन बिफोर। दे आर मोर सर्चिंग फॉर मीनिंग। आई फील उनको किसी कशिश की, किसी डीपर कनेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, ये ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं। कल भी हमने थिएटर में देखा जो यंगर लोग थे ना वो ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि जैसे कि दिलजीत के जो कैरेक्टर प्ले, एग्जैक्टली वही दिलजीत का कैरेक्टर वही रिप्रेजेंट करता है, जो निर्वैर ग्रेवाल है, वो आखिर में वो यही कहता है कि उस ज़माने की मोहब्बत, उस टाइप का प्यार हमें क्यों नहीं मिल सकता, यही तो मैं चाहता हूँ। एक्चुअली उसका दिल वहाँ टूटता है कि यही तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं वो 78 ईयर्स से किसी को अपने दिल में रख करके चल रहे हैं, और मैं यहाँ 7 वीक्स भी कहीं रुक नहीं पाता हूँ। वाई कांट आई बी लाइक हिम? सो एक्चुअली द स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट दिस जनरेशन
seeing that generation and also जो एस्पायर कर रहे हैं कि उस तरह yeah. बनना चाहते हैं। जी। दिलजीत का जो कैरेक्टर है लगातार जॉब बदल रहा है, कमिटमेंट को लेकर उसे एक फोबिया है कि हाँ कहूँ या ना कहूँ, तो ये आपको लग रहा है इस वक्त की रियल कहानियाँ हैं इस तरह के युवाओं जी की? जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जहाँ चॉइस दे दी जाती है वहाँ पर आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है। Correct. और अक्सर क्या होता है कि बगैर स्ट्रगल के अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाए तो फिर उसको इंजॉय करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी अलग चैलेंजेस हैं इस युग के, बट इस जनरेशन में एक चीज़ है कि इनको नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है। किसी चीज़ में अगर ये इंटरेस्टेड होते हैं तो एकदम इमीडिएटली दे कैन गेट ऑन टू द नेट एंड वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टीशन क्या है, माउंटबेटन कौन था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जो एक डीपर कनेक्शन की एक ठहराव की ज़रूरत है ना, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा है हमसे। जो इस रिश्ते का रिफ्लेक्शन रहा और इस सामाजिक ताने बाने का जो रिफ्लेक्शन रहा नसीर साहब के रोल में, जो इनका कैरेक्टर आगे बढ़कर वो निभा रहे हैं, और साथ ही दिलजीत दोसांझ एक स्टॉलवर्ट हैं तो दूसरे हैं एक सरल सहज एक्टर। जी। तो ये दोनों आपके फर्स्ट चॉइस थे या आपको और भी ऑप्शंस आपके पास थे कि अगर ये दोनों ना कहेंगे तो मैं इन और लोगों के पास जाऊँ? ये एक्चुअली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन दोनों एक्टर्स ने हाँ कहा, और इन दोनों एक्टर्स के बगैर मैं वाकई सोच नहीं सकता हूँ कि ये फिल्म कैसे बनती। दिलजीत ने जिस सरलता के साथ उनकी बातों को सुना भी है ना, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी प्योरली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा लगता है। और ये चमकीला जो हमारी पिछली फिल्म है उससे बहुत ज़्यादा अलग भी होगा, और ख़ास करके दिलजीत को ऐसे रोल में देखना जहाँ वो 10 लोगों की ऑडियंस के सामने एक स्टेज पर जा कर के एज अ कॉमेडियन ही फेल्स। इस फिल्म में आपने देखा कि वो एक स्टैंड अप आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पा रहे, ऑडियंस उठ के जा रही है, 10 लोगों की ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। वो इंसान जो 50,000 पता नहीं 60,000 का वेम्बले में जाने वाले हैं, और जो लगातार इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं उतने जनता के सामने, एंड इतने प्योरली उसने वो वाला सीन किया है। There are many things to look forward to। बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं दोनों के बीच जो ज़्यादा जोड़ कर भी रखते हैं। खास करके वो मोमेंट जो आप कह रही हैं ना, जिसमें ये दोनों बात करते हैं, नसीर और इन दोनों की जो एक वाइब थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी हमारे शूट में, और वो नेचुरली आई दोनों के बीच थी। और मैंने कोशिश किया कि इनका ना तो रिहर्सल करें ना रीटेक करें, पहली बार जो ये लोग करते थे वही मैंने रखने की कोशिश की, और एक दूसरे से आदान प्रदान बहुत अच्छा था, जो एक एक्टिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस है। तो वेदा, यंग नासिर प्ले करने में आप नासिर साहब को देख पाए जब वो सेट पर आते थे? इम्तियाज़ अली डायरेक्ट कर रहे हैं, नासिर और दिलजीत दोसांझ एक्टिंग कर रहे हैं। वो यू एन ऑडियंस इस तरह के सेटअप के लिए आपको मौका मिल पाया, और क्या इम्बाइब किया आपने नासिर साहब? तो हमारी जो टाइमलाइंस है वो अलग है, हाँ। तो हमने कभी एक साथ शूट नहीं किया, और नसीर सर के साथ तो मैं कभी शूट कर भी नहीं पाता, इट्स द सेम कैरेक्टर। लेकिन मैंने इम्तियाज़ सर से रिक्वेस्ट करके एक दिन पूछा था कि मैं सेट आऊँगा, बस देखूँगा। आई रियली जस्ट वांटेड टू ऑब्जर्व कि दोनों यू नो व्हाट दे विल डू। आई वाज क्यूरियस, और आई एम ऑल्सो अ फैन नसीर सर का और दिलजीत सर का। सो एक दिन मैं गया और मैंने देखा दोनों को, लेकिन मैंने ये भी बात सोची कि और हम इसके बारे में बातचीत करते थे कि मुझे जानना चाहिए कि नसीर सर कैसे होंगे, मतलब मैं कैसे होऊंगा 78 ईयर्स लेटर, और क्या उन्हें जानना चाहिए कि मैं कैसे होऊंगा। मे बी मोर सो द अदर वे राउंड, कि सो वी वर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं टेक्निकली, या जो पास्ट और फ्यूचर देखते हैं, उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है जो है पार्टीशन, और शायद इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वो दो अलग अलग इंसान हैं उस इवेंट के बाद, उसके इवेंट के पहले और उसके बाद। तो ये सब ऐसी डिस्कशंस हुई, लेकिन हाँ, मैं नसीर सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी कुछ आपने वॉच किया कि अगर ये बुढ़ापे में अगर मैं ऐसा था तो मैं यंग रोल में थोड़ा सा मैं कुछ उस तरह सा कुछ करूँ, दिखूँ, कुछ देखूँ, कुछ लुक? हाँ, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन आई थिंक हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं अवेयर होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 78 ईयर्स लेटर बाद जो एक बंदा जितनी उसकी एक्सपीरियंस हो जाती है लाइफ में, वो बहुत तरह से चेंज हो जाता है, और स्पेशली जब इतना एक मेजर इवेंट हुआ है उनकी लाइफ में, तो शायद मैं नहीं जानना चाहता। इवन जो लैंग्वेज है वो भी बदल जाती है, तो जैसे वो बात कर रहे थे वैसे मैं बात नहीं करूँगा।
तो ऐसे सारे हमने डिसीजंस लिए, लेकिन हाँ जब नसीर से पता चला कि मैं नसीर सर का यंगर वर्जन प्ले कर रहा हूँ तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी फील हुई मुझे, और मतलब मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। अब वेदांग के रोल में वो इनोसेंस भी इम्तियाज़ दिखता है, जो एक युवा जो पहले प्यार में वो पड़ा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, लड़की से मिला है, वो इनोसेंस इन्होंने कैसे बरकरार रखी? डज इट कम नेचुरली टू हिम या फिर थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ा? बिकॉज इज़ कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि आर्चीज़ करके आए हैं, सब कुछ देख के आए हैं, जिगरा करके आए हैं, तो फिर ये इनोसेंस कैसे वेदांग ला पाए? मुझे लगता है कि एक्टर एज अ पर्सन अलग होता है और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है ना वो अलग होता है, और ख़ास करके वेदांग के साथ मुझे लगता है कि जब वो अपने कैरेक्टर से अलग कोई कैरेक्टर प्ले करेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। इन दोनों में, वेदांग और शर्वरी में, मैंने ये नोटिस किया कि इनकी पर्सनल ज़िंदगी जो भी हो ना, मैंने इनके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की ना पूछा, मगर इनकी पर्सनल ज़िंदगी जो भी है, इनका एस्पिरेशन टू बी जिया एंड कीनू वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगा कि ये लोग क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इस तरह के रिश्ते को पाना मुमकिन नहीं है इनके लिए, तो इस एक्टिंग में वो लोग ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। एक्टिंग के थ्रू वो लोग इस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसमें इन लोगों का बढ़ावा दिया, दैट यू लिव दिस लाइफ, बिकॉज हम सिनेमा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ख़ास करके एज एन एक्टर आपको एक चांस मिलता है कि अलग अलग किरदार आप जिएं, उनकी खुशियाँ और उनके दुख को आप देखें। इन दोनों ने उस मौके को ग्रैब किया। 78 ईयर्स पहले किस तरह की वाइब थी, किस तरह की इनोसेंस थी, कैसे बात किया करते थे, लड़की किस तरह से डांसिंग करती थी, लड़का किस तरह से कूल बनने की कोशिश करता था, वो सारी चीज़ें उस वक्त भी हुआ करती थी जो आज हैं। आज के टर्म्स अलग है, उस वक्त के टर्म्स अलग हैं। तो इन लोगों ने मेरे ख्याल से उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया जो हम लोग रिसर्च में लाते थे, जैसे मस्कारा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इसके पहले जो आप बात कर रही थी ना, मैंने काफ़ी चीज़ों को रखने की कोशिश की जो ये और नसीर के कैरेक्टर साथ में करें, एक जैसा करें, जैसे दाढ़ी का बनाना लड़की के सामने एंड उस तरह की चीज़ें। बट मैं इन दोनों को वो प्रेशर नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि देखिए एक दूसरे को और मिमिक करें एक दूसरे को, ये बोझ लेकर के चलें कि अच्छा उन्होंने वैसे किया है 78 ईयर्स पहले, मुझे कैसे करना है, ये सब कैलकुलेशन ना करें, फ्री परफॉर्मेंस दें। एंड आई एज अ डायरेक्टर कैन गाइड देम दैट इस तरफ जाओ, बिकॉज आई विल बी गाइडिंग द अदर पर्सन इन दैट वे। 78 साल पहले वाला प्यार अभी चाहिए आज के ज़माने में वेदांग? बिल्कुल चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्यों? वो क्या खास है उसमें? पता नहीं यार, देखने में बहुत ही रोमांटिक सा लगता है और ऐसे मतलब ऐसा प्यार है नहीं अभी, तो आई थिंक ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड में, मुझे ये फील होता है। लेकिन उसमें कुछ एक प्योरिटी भी थी और इतना एक्सेस नहीं था। आई थिंक एक्सेस ना वो थोड़ा सा कुछ, मैं नहीं कहूँगा ख़राब कर देता है, लेकिन कुछ चेंज कर देता है, और मुझे लगता है वो लिमिटेड एक्सेस में ना कुछ एक मज़ा है, वो इनोसेंस को ले लेता है शायद ना? शायद टेक्स अवे द इनोसेंस। वेदांग इम्तियाज़ अली की फ़िल्म है, को स्टार्स में दिलजीत दोसांझ है, नसरुद्दीन शाह है, आप गाना भी गाते हैं, जिसको म्यूज़िक डायरेक्ट किया है यार रहमान ने। तो सब तरफ मास्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द इस फिल्म में, और आपने आवाज़ भी दी है। इस पर चर्चा करने से पहले 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए, जब वो जाएंगे सिनेमा देखने तो क्या सुनने वाले हैं वेदांग की आवाज़ में? तो एक गाना है मस्कारा हमारी फिल्म से, जो रहमान सर ने कंपोज़ किया है और नीलंजना ने गाया है, और उसमें मैंने भी 2 लाइनें गाई हैं, तो मैं वो 2 लाइनें गाऊंगा आपके लिए। से हो लाई ऐसी शोख अदाएं, तुम्ही से बनी है ये तुम ही को बनाए, झूठे बहानों से चाहते जताए, बाज ना आए जी बाज ना आए। ग्रेट, थैंक यू। तो सिंगिंग इज़ अ हॉबी या फिर आप शौक रखते हैं, गाते रहे हैं, या फिल्मों में आपने अपना करियर बनाया तो इसको भी चुना है? हाँ, हॉबी से ज़्यादा ही कहूँगा मैं, क्योंकि मेरी शुरुआत इससे हुई थी।
शुरुआत मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स जब मैंने शुरू किया था तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली म्यूज़िक में ज़्यादा था, गिटार बजाने में, गाना गाने में, इसमें ज़्यादा था। और ये ही कहीं ना कहीं जो प्यार है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ये ट्रांसलेट हो गया एक्टिंग में। और अभी मुझ में एक्टिंग का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन है, लेकिन मैं कभी चूज़ नहीं कर पाऊँगा इन दोनों में से। सो होपफुली ऐसे ही मौके मिलते रहे जब मैं दोनों कर पाऊँ। बिल्कुल, और ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी है आवाज़ के साथ साथ अभिनय में। इम्तियाज़, आप सोशल कमेंट्री भी करते हैं, रिलेशनशिप्स की कहानी बताते हैं, लव स्टोरीज़ बताते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो बदलाव हो रहा है उसकी बात भी आपकी फ़िल्मों में हमको देखने को मिलती है। इस फिल्म के एंड क्रेडिट में आपने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को दिखाया, रेफ्यूजीज़ को दिखाया है, माइग्रेशन की तस्वीरें दिखाई हैं। क्यों ज़रूरी लगा कि एंड क्रेडिट्स में मुझे ये दिखाना चाहिए दर्शकों को? क्योंकि मुझे लगता है कि माइग्रेशन इस युग का, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी कहानी है। और मैं ये हमेशा करता हूँ कि किसी भी ऑफिस में अगर देखा जाए कि जो लोग बैठे हैं उनके दादा या उनके नाना या नानी कहाँ से आए थे, तो बहुत मुख्तलिफ जगह मिलती है। ऐसा नहीं लगता कि एक ही जगह से है। माइग्रेशन इज़ सच अ बिग रियलिटी। और कोई भी अपना घर अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ता है, किसी वजह से ही छोड़ता है। तो उस चीज़ को हम इग्नोर बहुत आसानी से कर देते हैं और हम बार बार ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कुछ लोगों को फोर्सफुली अपना घर छोड़ना पड़े। एंड यही माइग्रेशन पार्टीशन में भी हुआ था, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। इससे ज़्यादा प्रभावशाली इवेंट शायद हमारी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और धीरे धीरे हम उस बात को भूलने लगे हैं, उन कहानियों को भी भूलने लगे हैं। जो मोहब्बत दूसरे जो लोगों ने अपने बॉर्डर क्रॉस करने के वक्त दिल में जो मोहब्बत लेकर के वो आए थे, जिसके सहारे वो जिए, उस मोहब्बत को भी हम भूल जाएंगे और फिर दोबारा यही सिचुएशन क्रिएट करेंगे। मतलब ये है कि जो पार्टीशन में हुआ था वो आज भी हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है। आप टीवी खोलिएगा तो देखिएगा लोगों को बेघर होते हुए। और ये जो जुल्म है, ये ज़रूरी है क्या? क्या कोई और तरीक़ा नहीं है? किसी तरह से मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी समझ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इंसान दूसरे इंसान को सुनने की कोशिश करे, अपने जैसा समझे, तो शायद कुछ सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। सो एज अ फिल्म मेकर वी मस्ट इंक्लूड आवर वर्ल्ड इन आवर सिनेमा इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे। आप एक अवेयर फिल्म मेकर हैं और अपने इर्द गिर्द क्या होता रहा है आपने अपने काम में उसको रिफ्लेक्ट भी किया। जो आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, लेकिन अब चर्चा होती है, माइग्रेशन है, घुसपैठ है, तमाम ही चर्चाएं होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये चर्चाओं में कई लेयर्स होते हैं क्या? इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है या फिर और भी लेयर्स हैं इसमें, सब टेक्स्ट हैं इसमें? नहीं, सब टेक्स्ट बहुत सारे होते हैं, पॉलिटिक्स भी है, मगर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इंसान से। और मेरा जो नज़रिया है वो इंसान के लिए एक पर्सनल लगाव का नज़रिया है। एंड आई फील दैट एज ए ह्यूमन एवरीबडी कैन बी अंडरस्टूड एंड प्रॉब्लम्स कैन परहैप्स बी सॉल्व्ड और ट्राइड टू बी सॉल्व्ड। सो आई वुड ऑलवेज टेक दैट अप्रोच इन माई स्टोरीज। आपने कहीं कहा भी कि आप इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर नज़र रखते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, हिंदू कॉलेज में थे, तो पोस्टर्स, कुछ पॉलिटिकल पोस्टर्स लग रहे थे जिसको लेकर आपने आवाज़ उठाई थी और मुसीबत में फंस गए थे। तो जी। ऐसे आमतौर पर होता है या फिर आपने स्टूडेंट के दिनों में किया और उसके बाद फिर आप चुप हो गए फिर कि ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए कि मैं फंस जाऊंगा? नहीं, चुप नहीं हो गया। मगर देखिए, दिल्ली में जब इंसान रहता है ना तो अग्रेसिव हो ही जाता है। जब मैं दिल्ली में था और ख़ास करके कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हुआ करता था। और बट उस वक्त मेरी गलती नहीं थी और उस वजह से जो भी हुआ मेरे साथ वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट बना। एक्चुअली मेरे बहुत दोस्त बने उस इंसिडेंट की वजह से, जो एक्चुअली भयानक हो सकता था। मगर मुझे लगता है कि इंसान जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैं अपनी ज़िद के लिए बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो मैं कितना काबिल इंसान हूँ, मेरे ख्यालात कितने अच्छे हैं और सभी को सुनना चाहिए, और सभी को सुनना चाहिए और मैं कितना कूल हूँ। मगर अगर मेरे दिल में कोई चीज़ है जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसका व्यक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। वो शाबाशी जो लोग मुझे देंगे वो उतनी ज़रूरी नहीं है। आप जो बदलाव हो रहा है, जो बात मैं इम्तियाज़ से भी कर रही हूँ वेदांग, आप
हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म हुआ है, तमाम सवाल जवाब, एक अच्छा ज़रिया है सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, आप और हम जैसे लोगों के लिए अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इसके एक ये दो धुरी तलवार कह सकते हैं। हाल फिलहाल में आपने कॉकरोच पार्टी का जिक्र सुना होगा, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसने सपोर्ट गैदर किया, लेकिन जब ज़मीन पर उतरे तो भीड़ नहीं थी। तो क्या आज के युवाओं के पास बात कहने के लिए सोशल मीडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन ज़मीन में उतरने के लिए वक्त नहीं है, या कहाँ ये फिजल आउट हो जाता है? ये आई थिंक मैं कंपेयर करूँगा क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मैं अपने अराउंड अपनी जो इंडस्ट्री है उसको देखता हूँ। और जैसे हमारी भी यही ऐसी काइंड ऑफ मैकेनिज़्म है जहाँ हम पीआर करते हैं मूवी के पहले, करेक्ट। और हम देखते हैं कि हर जगह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मूवी के पोस्टर्स हैं और ट्रेलर हैं एंड वी आर सीइंग प्रमोशंस अराउंड इट, लेकिन वही लोग टिकट भी नहीं लेते हैं। तो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर, इट इज़ अ सिमिलर माइंडसेट। और यार जब आप घर पे बैठ के फ़ोन यूज़ करते हो, आई थिंक दैट इज़ अ मच ईजियर थिंग टू डू। और हम इंसान आई थिंक इनहेरेंटली थोड़े लेज़ी होते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ टू डू विद दैट, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिविज़म करते हैं, दे प्रोबेबली आर पैशनेट अबाउट इट, और वो मतलब दे मीन इट। जो बात इम्तियाज़ भी कह रहे थे कि इस जनरेशन को इंस्टेंटली सब कुछ मिलता है, तो ग्रेटिफिकेशन भी मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। इम्तियाज़, इज दैट करेक्ट? या मगर वो ग्रेटिफिकेशन रियल नहीं होता, वो ग्रेटिफिकेशन भी बहुत क्विकली चला जाता है। एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कभी कभी आपको बेचैनी देता है। यू डोंट फील सेटिस्फाइड आफ्टर बीइंग ऑन सोशल मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस रीज़न, बिकॉज जो आप कह रही हैं ना कि जो ह्यूमन कांटेक्ट का जो असर होता है वो एक अलग असर होता है, जो ह्यूमन स्ट्रगल होता है। जैसे कि यहाँ रजत कपूर के कैरेक्टर इकबाल ने निर्वैर यानी कि दिलजीत को कहा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कि बेटा तुम्हें तो दुनिया बदलनी है, जॉब तो नहीं करनी है, मगर दुनिया बदलने के लिए तो अपने एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। सो इन सम वेज दैट इज़ द प्रेडिकमेंट कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ बहुत आसानी से अभी अपने फ़ोन पर। सो I think social media gratification is a bit flimsy and temporary. Superficial और temporary। आखिर में पहुंच गए हैं। आप जैसे युवाओं के लिए, आप ऑडियंस भी हैं, इम्तियाज़ की सारी फिल्में आपने देखी होंगी। आज की जनरेशन के लिए किस तरह की फिल्में बननी चाहिए, क्या आपने स्टडी किया? अच्छी फिल्में बननी चाहिए, ये मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ। और हमारी जनरेशन जो है स्पेशली जो जेन ज़ी आप कहते हैं, वो मुझे लगता है कि वो सारी काइंड बहुत अलग अलग किस्म की फ़िल्मों से वो दे आर रिसेप्टिव टू इट। मतलब अभी फॉर एग्जांपल दीज हॉरर फिल्म्स आर वर्किंग, जो कह रहे थे कि कभी हॉरर फिल्में नहीं चलती हैं एट्सेट्रा, एंड यू नो इंडियन पीपल आर गोइंग एंड वाचिंग इट। और मुझे लगता है दैट इज़ टू डू विद कि एक अच्छी फिल्म बनी है और लोग जाना चाहते हैं देखने। तो मुझे नहीं लगता कोई एक किस्म की फ़िल्म बननी चाहिए हमारी जनरेशन के लिए। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि हमें उन फिल्मों से नेसेसरीली रिलेट करना चाहिए। अगर एक अच्छा इफ़ इट्स गुड कंटेंट, मुझे लगता है लोग जाएंगे, लोग इन्जॉय करना चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं थिएटर, उनको बस एक रीज़न चाहिए। तो मुझे लगता है अगर अच्छी फिल्में बनेंगी और दिल से बनेंगी वो फिल्में, तो इट विल अट्रैक्ट। इम्तियाज़ बार बार देते हैं। इम्तियाज़, आप इस फिल्म को देखकर किस एहसास के साथ आपकी ऑडियंस जो है वो घर लौटे? होपफुली वो कहे कि मैं वापस आऊँगा इस फिल्म को दोबारा देखने, बट थोड़ा सा दिल खुले इंसान का। आई फील एक्चुअली एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे एक विदेश के शहर में कहा था, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं क्या काम करता हूँ, वो फिल्में बहुत कम देखते थे। तो मैंने कहा मैं कोई ख़ास काम नहीं करता हूँ, मेरे बग़ैर भी काम चल सकता है, मैं डायरेक्टर हूँ, मगर एक्टर हो, राइटर हो, एडिटर हो, कैमरामैन हो तो बन जाएगा सीन। तो उसने मुड़ करके मुझसे कहा, यू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू ब्रिंग इमोशन टू द पीपल। सो उसने एक मेरा मिशन स्टेटमेंट सेट कर दिया एक्चुअली उस इंसान ने। मुझे लगा भगवान मुड़ करके मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो आई थिंक इस फिल्म में भी अगर इतना हो जाए कि people get attached to their own emotion, then I'll think this movie is a success. Well, thank you so much for taking our time and all the best for this movie. Thank you so much, इम्तियाज़, आपने वक्त निकाला। तो इस फिल्म को देखने के लिए अगर आप
वक्त निकाल सकें तो ज़रूर जाइए, क्योंकि एक फ़िल्म है जो अलग कहानी कहती है, आपकी इमोशंस को जोड़ती है, आपको जगाती है, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर आपसे बात करती है।